हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एमके स्टडी पॉइंट चैनल। दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन आंसर। आपको पता है कि हमने इसके पहले वीडियो में जो क्वेश्चन आंसर कराए थे वो लगभग 18 क्वेश्चन आंसर कराए थे जो 42 में से थे। ठीक है, उसमें से जो क्वेश्चन आंसर बचे थे वो मैं किसी वजह से नहीं करा पाया, क्योंकि हमारे मोबाइल में शायद स्टोरेज भर गया था, इसकी वजह से। तो आज हम जो है उस क्वेश्चन आंसर को करा रहे हैं, और ये जो क्वेश्चन आंसर है ये लगभग क्वेश्चन आंसर आधे से ज़्यादा क्वेश्चन आंसर ये प्रीवियस पेपर में आए हुए हैं। ठीक है, और उसी से संबंधित ये सारे क्वेश्चन आंसर हैं, और हम जो ये क्वेश्चन आंसर सिलेक्ट किए हैं इसके सारे कॉन्सेप्ट जो है हमने प्रीवियस वीडियो में जो है क्लियर करा दिए हैं। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखी है तो आप उस वीडियो को ज़रूर देख लें, क्योंकि आपको जब कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे तो आपको क्वेश्चन आंसर करने में ज़्यादा मज़ा आएगा और आप आसानी से कर पाओगे और समझ पाओगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर जो बचे हुए थे। तो देखिए फ्रेंड्स, जो क्वेश्चन आंसर आज का है 18 नंबर, इसमें पूछा गया है कि विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, आपके सामने ऑप्शन है और आप ऑप्शन देख के बताइए। तो देखिए, जो पहला ऑप्शन है वो है कि 3 जून को, 4 जून को, 5 जून को या 6 जून को। तो देखिए, जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और लगभग ये सारे पेपर में पूछे जाते हैं, ये पूछे भी गए हैं। तो ये जो हमारा आंसर सही होता है ये होता है तीसरा ऑप्शन, जो है हमारा 5 जून को। अब हम आगे चलते हैं। जो हमारा 19 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें ये पूछा गया है कि भूमिगत जल को दूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक हैं। तो देखिए, बैक्टीरिया तो बिल्कुल नहीं है, शैवाल भी नहीं है, विषाणु भी नहीं है, आर्सेनिक है। तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। अब हम आगे चलते हैं 20 नंबर क्वेश्चन पे फ्रेंड्स, क्योंकि हम यहीं से छोड़े थे। तो 20 नंबर वाला क्वेश्चन हमारा है कि लाइकेंस सबसे अच्छे सूचक है, लाइकेंस का सबसे अच्छा सूचक है। तो आप देखिए, यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन दिया गया है वो है पहला वायु प्रदूषण, तीसरा मृदा प्रदूषण, दूसरा जल प्रदूषण, चौथा ध्वनि प्रदूषण। तो देखिए, यहाँ पे जो ये ऑप्शन है ये नंबर सिस्टम में थोड़ा इधर उधर हो गया है, लेकिन ऑप्शन चारों है, तो आप इसमें से बताइए कौन सा सही है। तो यहाँ पे देखिए, जो लाइकेंस का सबसे अच्छा सूचक है वो हमारा क्या है, वो हमारा है वायु प्रदूषण का। और जो मृदा प्रदूषण का सूचक होता है, तो मृदा प्रदूषण को जानते हो, जहाँ पे लवणीय अधिक होता है, जहाँ पे मिट्टी लवणीय हो जाते हैं और वहाँ पे उपज नहीं होती है, तो मृदा प्रदूषक सूचक होते हैं। और जो जल प्रदूषण का सूचक होता है वो हमारा होता है BOD, जिसका पूरा नाम क्या है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डायमंड। ठीक है, डिमांड। तो यहाँ पे क्या होता है BOD में, कि जैसे कि जल प्रदूषण होता है तो वहाँ पे क्या होता है कि जैसे कि ऑक्सीजन की कमी हो जाती है हमारे जल में, जैसे समुद्र जल ले लो या नाले कीड़ा वगैरह के, वहाँ पे जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो वहाँ पे जो है क्या हो जाता है, जल प्रदूषण हो जाता है। और इसकी जो माप की जाती है वो हमारे BOD के थ्रू की जाती है। और BOD के थ्रू जो माप की जाती है, अगर इसमें जो मापा जाता है 100 ppm अगर होता है 100 ppm, तो जो है हमारा शुद्ध जल माना जाता है। और जो हमारा 200 से 300 ppm होता है वहाँ पे हमारा अशुद्ध जल माना जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ध्वनि प्रदूषण किसके बारे में, ध्वनि प्रदूषण के बारे में। जो ध्वनि प्रदूषण का जो मापांक होता है, इकाई मापने वाली होती है, वो क्या होती है, dB होती है। क्या होती है भैया, dB होती है। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन है क्वेश्चन के हिसाब से, तो यहाँ पे हमारा जो आंसर सही होता है क्वेश्चन के हिसाब से वो होता है हमारा वायु प्रदूषण। अब हम वायु प्रदूषण हैं। तो आगे देखिए फ्रेंड्स, इसमें पूछा है 21 नंबर क्वेश्चन की वायुमंडल में निम्न में से कौन सा उत्सर्जन में अम्लीय वर्षा होती है। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन दिया गया है वो है NO तथा SO, दूसरा है CO तथा कार्बन मोनोऑक्साइड, तीसरा है जो ओजोन तथा CO, चौथा ऑप्शन है कार्बन मोनोऑक्साइड तथा नाइट्रोजन। तो हमारा जो यहाँ पे ऑप्शन बन जाता है क्वेश्चन के हिसाब से सही, वो बन जाता है CO तथा कार्बन मोनोऑक्साइड, क्योंकि जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ये हमारा सबसे विषैली गैस होता है और यह अम्लीय वर्षा के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो जो हमारे यहाँ पे सही ऑप्शन बनता है फ्रेंड्स, वो बन जाता है हमारा दूसरा ऑप्शन। ठीक है, तो हमारा दूसरा ऑप्शन सही हो जाता है यहाँ पे। अब हम आगे चलते हैं। आगे हम 22 नंबर क्वेश्चन पे आ चुके हैं और देखते हैं कि 22वां क्वेश्चन क्या है। तो देखिए, यहाँ पे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन का घटक नहीं है। कौन सा पर्यावरण अध्ययन का घटक नहीं है। तो आप देखो फ्रेंड्स कि इसमें जो है
जलमंडल दिया है पहला ऑप्शन, दूसरा है मानव, तीसरा है वायुमंडल, चौथा है सौरमंडल। तो देखिए जो हम पर्यावरण में पढ़ते हैं वो जलमंडल पर्यावरण में पढ़ते हैं, ठीक है। और हम जो है मानव भी पढ़ते हैं, वायुमंडल भी पढ़ते हैं, पर सौरमंडल जो है हम पर्यावरण के अंतर्गत नहीं पढ़ते, ये हम पढ़ते हैं जियोग्राफी के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? भूगोल के अंतर्गत, ठीक है। तो यहाँ पे जो पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन का घटक नहीं है, तो हमारा ऑप्शन बन जाता है चौथा सौरमंडल। अब हम आगे चलते हैं 23वां नंबर क्वेश्चन की ओजोन परत की मोटाई नापने की इकाई होती है। तो ओजोन परत की मोटाई इकाई की नापने की इकाई क्या होती है फ्रेंड्स? आपको सबको पता है कि क्या होती है, वो होती है हमारी, क्या होती है भैया? वो होती है हमारी डॉप्सन इकाई। क्या होती है? डॉप्सन इकाई। डेसिबल को आपको बताया ही, ठीक है। तो यहाँ पे बचता है डॉप्सन इकाई, ये हमारा सही होता है। ओजोन परत की मोटाई नापने की इकाई होती है। देखिए सारी चीज़ें बेसिक हैं और बेसिक चीज़ें आपको लग रही हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारे क्वेश्चन जो है पेपर में पूछे जा चुके हैं, ईबीएस का चाहे जो भी पेपर हो इसमें सब इम्पॉर्टेंट ही है, ठीक है। देखिए फ्रेंड, ये 24 नंबर क्वेश्चन जो है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। इसमें पूछा गया है कि चिपको आंदोलन की जनक गौरा देवी द्वारा चिपको आंदोलन उत्तराखंड के किस गांव में प्रारंभ किया गया था? तो देखिए ये गौरी देवी जी हैं, इन्होंने जो प्रारंभ किया था ये चिपको आंदोलन, वो था हमारा उत्तराखंड के रैणी नामक गाँव से, ठीक है। उत्तराखंड के रैणी नामक गांव से था। इन्होंने क्या किया था कि जब वहाँ पर वन की कटाई हो रही थी तो जो है उसको रोकने के लिए क्या किया कि उसको रोकने के लिए इन्होंने पेड़ से जाके चिपक जाती थी ताकि कोई उसे काट ना पाए, ठीक है। ये जब पेड़ से चिपक जाती थी तो उसी नाम से जो है जाना जाता है चिपको आंदोलन, ठीक है। उसी नाम से जाना जाता है चिपको आंदोलन। तो जो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि किस गांव में प्रारंभ किया गया, वो हमारा ऑप्शन बन जाता है रैणी नामक गांव से जो उत्तराखंड में है, ठीक है। और इस आंदोलन के जो हमारे नेता थे वो कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा जोशी थे। क्या थे? सुंदरलाल बहुगुणा, ठीक है। चिपको आंदोलन के जो हमारे नेता थे सुंदरलाल बहुगुणा थे। अब हम आगे बात करते हैं 25 नंबर क्वेश्चन की। रेड डाटा बुक में सम्मिलित है, हमने बताया था, आपने अगर हमारी वीडियो नहीं देखी तो आप हमारी वीडियो को जरूर देख लें क्योंकि इसमें आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और उस कॉन्सेप्ट जो क्लियर हो जाएंगे उससे आपको क्वेश्चन आंसर करने में बहुत आसान बन जाएंगे और वो चीज़ें आपको काफ़ी समय तक आपको याद रहेंगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो पूछा गया रेड डाटा बुक सम्मिलित है, तो रेड डाटा बुक सम्मिलित है हमारा किससे? विलुप्त हो रहे जीव से या उस भोज जीव से, आपत्तिग्रस्त जीव से या सभी से? तो जो हमारे यहाँ पे ऑप्शन बन जाता है वो हो जाता है विलुप्त हो रहे जीव से। और यह जो रेड डाटा बुक है यह जो है हमारा किस संगठन के अंतर्गत इसको लिया गया था? यह लिया गया था हमारा IUCN, ठीक है। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कन्वर्सेशन ऑफ क्या था? नेचर, ठीक है। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कन्वर्सेशन ऑफ नेचर। तो इसके अंतर्गत जो है रेड डाटा बुक को सम्मिलित किया गया था और कहा गया था कि इस रेड डाटा बुक में जो है जितनी भी जीव जंतुएं हैं विलुप्त हो रही हैं या जो है संकटग्रस्त में हैं उसको जो है इसी बुक के अंतर्गत रखा जाएगा और जो है इसमें बताया जाएगा कि कौन से जीव जंतु हैं जो विलुप्त हो रहे हैं। अब हम आगे बात करते हैं फ्रेंड्स कि 11 जुलाई को मनाया जाता है क्या? जो 26 नंबर क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है कि 11 जुलाई को मनाया जाता है विश्व स्वास्थ्य दिवस है, विश्व जनसंख्या दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस या विश्व जल दिवस। तो देखिए जो 11 जुलाई को मनाया जाता है वो मनाया जाता है विश्व जनसंख्या दिवस। क्या बनाया जाता है? वो बनाया जाता है विश्व जनसंख्या दिवस, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है 7 अप्रैल को। कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को। और यह जो इसकी सबसे पहले स्थापना हुई थी किसकी? WHO। ये किसके द्वारा बनाया गया? WHO के द्वारा। यह हेल्थ पे बात करता है। WHO किस पे बात करता है? हेल्थ पे बात करता है। और जो इसकी स्थापना हुई थी विश्व स्वास्थ्य दिवस की वह हुई थी 1948 को। कब हुई थी? 1948 को हुई थी। और जब 1950 आया हमारा सन 1950 है तब से यह जो है यूएनओ के द्वारा, किसके द्वारा भैया? यूएनओ के द्वारा जो होता है यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, या विश्व लेवल का होता है। और उन्होंने कहा कि 1950 से जो है हर साल जो है 7 अप्रैल को विश्व
क्या बनाया जाएगा, विश्व स्वास्थ्य दिवस बनाया जाएगा। तो हमने यहाँ पे बात कर ली है आपसे कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, 7 अप्रैल को बनाया जाता है। और विश्व जो संख्या दिवस जो बनाया जाता है वो हमारा बनाया जाता है 11 जुलाई को बनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो बनाया जाता है वो हमारा बनाया जाता है 8 मार्च को। कब बनाया जाता है, 8 मार्च को बनाया जाता है। विश्व जल दिवस जो बनाया जाता है वो हमारा बनाया जाता है कब, 22 अप्रैल को। ठीक है। तो अब हम आगे बात करते हैं 27 नंबर क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था पर्यावरण की प्रमुख भूमिका निभाता है। तो यहाँ पे देखिए आपको UNDP, देखिए ये भी जो है पर्यावरण के अंतर्गत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और यूनेस्को भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और UNEP भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है पर्यावरण के अंतर्गत। लेकिन आप देखो यहाँ पे WHO लिखा हुआ है, जो ये हमारा जो है स्वास्थ्य के अंतर्गत, किसके अंतर्गत, स्वास्थ्य के अंतर्गत ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सा महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाता है पर्यावरण के अंतर्गत, तो हमारा जो सही ऑप्शन बन जाता है वो बन जाता है क्या, WHO, यानी कि तीसरा ऑप्शन। अब हम आगे चलते हैं 28 नंबर क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं कि 28 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया। ये कह रहा है वायुमंडल का वह क्षेत्र जिसमें बादलों का बनना, बिजली का कड़कना व आंधियों का होना पाया जाता है, वो किस जो है लेयर में पाया जाता है। तो हमने आपको जो है कॉन्सेप्ट में बताया था वायुमंडल के अंतर्गत कि जो वायुमंडल में लेयर पाए जाते हैं वो कुल 5 लेयर पाए जाते हैं, और 5 लेयर की अलग अलग विशेषताएं पाई जाती है। तो हमारा जो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो विशेषताएं दी गई हैं इसमें कि बादलों का बनना, बिजली का कड़कना, आंधियों का चमकना हो पाया जाता है, वो किस लेयर में पाया जाता है, तो भैया पाया जाता है हमारा जो सबसे पहले लेयर होता है पृथ्वी के नज़दीक, वो होता है हमारा क्षोभ मंडल। तो इसी क्षोभ मंडल में जो है पाया जाता है बिजली का चमकना, कड़कना और सारी मौसमी घटनाएं। अब हम आगे बात करते हैं फ्रेंड्स 29 नंबर क्वेश्चन के ऊपर कि पृथ्वी शिखर सम्मेलन वर्ष 1992 कहाँ आयोजित किया गया था। तो भैया ये जो आयोजित किया गया था, ये आयोजित किया गया था हमारे रियो डी जेनेरिया में, जो क्या है, जो ब्राज़ील देश का एक क्या है, सिटी है। क्या भैया है, ये सिटी है। ठीक है। तो आपने हमारे जो पर्यावरण संरक्षण के ऊपर हमने बात की थी उस वीडियो को नहीं देखी तो उस वीडियो को जरूर देख ले, आपको बहुत मज़ा आएगा। आगे हम फ्रेंड्स बात करते हैं हरे पौधे होते हैं द्वितीयक उत्पादक, सर्वाहारी उत्पादक, प्राथमिक उत्पादक या तृतीयक उत्पादक। तो देखिए हमने आपसे बताया था कि जो हरे पेड़ पौधे होते हैं वह होते हैं क्या, वह होते हैं हरे पेड़ पौधे, वो होते हैं उत्पादक होते हैं। क्या होते हैं भैया, वो होते हैं उत्पादक होते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे उत्पादक की बात की है कि नहीं की है। यहाँ पे भैया तृतीयक उत्पादक की बात की है, प्राथमिक उत्पादक की बात की है, सर्वाहारी उत्पादक की बात की है और द्वितीय उत्पादक की बात की है। तो जो हमारे हरे पेड़ पौधे होते हैं वो होते हैं प्राथमिक उत्पादक। ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं मनुष्य किस प्रकार का उपभोक्ता है। तो मनुष्य देखिए जो उपभोक्ता है वो तो ना तो द्वितीयक उपभोक्ता है, ना तो तृतीयक उपभोक्ता है, ना तो प्राथमिक उपभोक्ता है। ये हमारे जो उपभोक्ता है मनुष्य, ये होता है हमारा सर्वभक्षी उपभोक्ता है। दोनों चीज़ें खाते हैं, शाकाहारी, मांसाहारी, पेड़ पौधे सब। ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं किसके बारे में भैया, जो 25 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता है। तो आप देखो द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता इसमें पूछा है, हाथी है, बकरी है, सांप है या मानव है। तो देखिए आप जो पहली श्रेणी का उपभोक्ता होता है वो क्या होता है, पहली श्रेणी के जो उपभोक्ता होते हैं हमारे वो होते हैं बकरी वगैरह, गाय वगैरह हमारे पहली श्रेणी के उपभोक्ता होते हैं। जो द्वितीय श्रेणी के हमारे उपभोक्ता होते हैं वो होते हैं हमारे द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता, वो होते हैं हमारे जो है, आप मानव बोल सकते हो या सांप बोल सकते हो, हाथी बोल सकते हो। हाथी नहीं बोल सकते, हाथी बकरी तो जो है पहली श्रेणी के उपभोक्ता आ जाते हैं। और जो हमारा द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता अगर हम बात करें तो यहाँ पे आ जाता है हमारे मानव। ये वाला हमारा ऑप्शन सही बन जाता है। और जो सी ऑप्शन है इसको हम जो है शामिल कर सकते हैं, जो है इसको हम शामिल कर सकते हैं, इसको द्वितीय में रख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो मानव है वो हमारा स्पष्ट रूप से ज़्यादा सटीक जो आंसर बन जाता है वो मानव ही बन जाता है। और जो हमारा ये वाला ऑप्शन है सांप, ये मांसाहारी तो आता ही है, साथ में जो है सांप जो है शाकाहारी में भी आ जाता है। तो हमारा सर्वाहारी की तो बात किया नहीं, द्वितीय श्रेणी की बात की तो मानव हमारा सही बन जाता है। ठीक है।
अब हम आगे चलते हैं 33 नंबर का क्वेश्चन के ऊपर कि यदि एक मेढक एक टिड्डी को खाता है तो ऊर्जा स्थानांतरित होता है। मतलब देखिए, एक मेढक है, मान लो मेढक, ठीक है, मेढक, ये किसको खा रहा है भैया, ये खा रहा है टिड्डी को। तो यहाँ पे टिड्डी को खा रहा है, तो ये टिड्डी के द्वारा मेढक जो ऊर्जा का रूपांतरण हो रहा है, ये किस श्रेणी के अंतर्गत है, कैसे स्थानांतरण हो रहा है। तो इसमें जो है यही स्थानांतरण के बात बताना है आपको। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन उत्पादक या अपघटकों को बिल्कुल नहीं, ये क्या है, तो यहाँ पे इसका होगा नहीं। और उत्पादक से प्राथमिक उपभोक्ता को, उत्पादक से प्राथमिक उपभोक्ता को, प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीयक उपभोक्ता को। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे यदि एक मेढक टिड्डी, देखिए यहाँ पे जो है पेड़ पौधे की बात नहीं की गई है, तो यहाँ पे सीधे जो है प्राथमिक उपभोक्ता हमारा बन जाता है क्या, जो हमारा बन जाता है टिड्डी, ये हमारा प्राथमिक उपभोक्ता में आता है। प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीयक उपभोक्ता जो बन जाता है हमारा, वो मेढक बन जाता है। तो जो हमारा ऑप्शन बन जाता है यहाँ पे तीसरा ऑप्शन सही बन जाता है, ठीक है। अब हम आगे करते हैं 34 नंबर क्वेश्चन। जब मोर सांप को खाता है, सांप कीड़ों को खाता है और कीड़े हरे पौधे को, ठीक है, को खाते हैं, तो मोर का पोषण तल जो है प्राथमिक उपभोक्ता, अंतिम उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता, खाद्य पिरामिड के शीर्ष पे। देखिए मैंने खाद्य पिरामिड के प्रकार, खाद्य पिरामिड के कितने प्रकार होते हैं और उसके जो है खाद्य पिरामिड कैसे बनता है, हमने सारी चीज़ें आपको बता दी है। तो यहाँ पे पूछा जब मोर सांप को खाता है तो सांप कीड़ों को खाता है और कीड़ों के हरे पेड़ पौधे। तो खाद्य श्रृंखला हमने उसमें बताया था, तो उसी के अंतर्गत जो है खाद्य पिरामिड के शीर्ष पे जो है ये इसका जो है आंसर यहाँ पे बन जाता है कि जो ये हमारा ये सांप जो खाता है, सबसे पहले देखो आप, सबसे पहले इसको जो हमारा पिरामिड बनता है, ऐसे बनता है कि नहीं बनता, बताओ, ऐसे तो बनता है। तो यहाँ पे जो हमारा सांप है, यहाँ पे सांप आ जाता है। फिर किसकी बात की है, यहाँ पे कीड़े की बात की है, फिर हरे पेड़ पौधे की बात की है, ठीक है, हरे पेड़ पौधे की बात ही है। तो यहाँ पे पूछा किसके बारे में, सांप के बारे में पूछा है, किसके बारे में, सांप के बारे में। मोर का पोषण कहलाता है, मोर के बारे में पूछा, मोर का पोषण कहलाता है। तो देखिए हरे पेड़ पौधे हो गए, कीड़े मकोड़े, कीड़े मकोड़ों को कौन से खाए, हमारे सांप खाया। सांप को कौन खाता है, मोर खाता है, ठीक है। तो जो सबसे उच्च स्तर पे है हमारा ये पिरामिड के सबसे उच्च स्तर पे है मोर, ठीक है। तो मोर के बारे में ही पूछ रहा है कि मोर का पोषण तल है खाद्य पिरामिड के शीर्ष पे है, शीर्ष पे है ना। तो यहाँ पे जो ऑप्शन हमारा बन जाता है चौथा, खाद्य पिरामिड के शीर्ष पे। तो हमारा ऑप्शन चौथा सही होगा इस क्वेश्चन का। आगे हम बात करते हैं कि जो शाकाहारी जंतु भोजन के लिए हरे पेड़ पौधे पर निर्भर रहते हैं उन्हें कहते हैं प्रथम चरण का उपभोक्ता, द्वितीय चरण को उपभोक्ता, तृतीय चरण को तो उपभोक्ता। तो जो पेड़ पौधे पर निर्भर रहते हैं, पेड़ पौधे पर जो निर्भर रहते हैं, तो उपभोक्ता तो हमारे जो कहलाएंगे पेड़ पौधे वगैरह कहलाएंगे, ठीक है, पेड़ पौधे वगैरह घास वगैरह प्रथम चरण के उपभोक्ता कहलाएंगे। और जो हमारे शाकाहारी होते हैं वो होते हैं जो पेड़ पौधों का सेवन करते हैं, घास वगैरह का, वो कहलाते हैं प्रथम चरण के उपभोक्ता। तो हमारा जो आंसर बन जाता है वो पहला बन जाता है, नंबर 1, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है। तो देखिए जो हमारा पारिस्थितिकी है, इकोसिस्टम है, वो है वन तो है ये प्राकृतिक है, प्राकृतिक इकोसिस्टम है। झील भी प्राकृतिक द्वारा ही इसका निर्माण किया गया है। और जो हमारे घास का मैदान है ये भी प्रकृति द्वारा इसका भी निर्माण किया गया है। तो जो हमारा धान का खेत है, धान वगैरह बोते हैं, ये जो है मनुष्य के द्वारा निर्माण किया जाता है यार, कृत्रिम कहलाता है, ठीक है। इसलिए जो हमारा क्वेश्चन के हिसाब से हमारे यहाँ पे आंसर बन जाता है वो बन जाता है भैया धान का खेत। तो कौन सा सही होगा यहाँ पे सही होगा धान का खेत, ठीक है। आगे हम बात करते हैं 37 नंबर क्वेश्चन में कि निम्न में से पृथ्वी पर कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र सबसे बड़ा है। तो देखिए जो हमारा पारिस्थितिकी तंत्र है, हमने इकोसिस्टम में आपसे बताया था कि जो सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र है वो होता है किसका, वो होता है समुद्र का। किसका होता है, समुद्र का। और जब सबसे छोटा जो होता है वो होता है हमारा जल की एक बूंद का, जल की बूंद का, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा है सबसे बड़ा, किसका पूछा है यहाँ पे, सबसे बड़ा जो है, तो सबसे बड़ा कौन सा हमारा समुद्र का बनता है। तो हमारा कौन सा आंसर सही होता है, दूसरा आंसर। यहाँ पे देखिए 38 नंबर क्वेश्चन क्या है कि निम्न में कौन सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिकी तंत्र है। मतलब सबसे ज़्यादा पारिस्थितिकी तंत्र किस जो है प्रदेश में होता है। तो यह जो होता है सबसे ज़्यादा होता है उष्णकटिबंधीय वर्षा
कहाँ पे, उष्णकटिबंधीय वर्षावन प्रदेशों में होता है, क्योंकि यहाँ पे जो होता है गर्मी ज़्यादा होती है और तापांतर जब अधिक रहेगा तो वहाँ पे बरसात अधिक होगी। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर बन जाता है वो पहला बन जाता है। आगे हम बात करते हैं कि पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। तो पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण क्या है भैया, यहाँ पे बात करें तो पारिस्थितिकी तंत्र का जो हमारा उदाहरण बन जाता है वो बन जाता है हमारा तालाब बन जाता है। ठीक है, तालाब बन जाता है। आगे हम बात करते हैं कि परितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है। तो सबको पता है कि लिंडमैन के अनुसार जो है हमें जो ऊर्जा प्राप्त होती है, सबसे अधिक जो ऊर्जा प्राप्त होती है वो हमें सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होती है। आगे हम बात करते हैं कि खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह होता है एक दिवसीय या बहुदिवसीय। देखिए, जो खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह होता है वो होता है एक दिवसीय, और खाद्य जाल में जो होता है, खाद्य जाल में जो है ऊर्जा का प्रवाह होता है वो होता है बहुदिवसीय। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा पूछा गया है वो पूछा गया है खाद्य श्रृंखला का, तो हमारा जो ऑप्शन बन जाता है वो दूसरा, जो हमारे विकल्प में दूसरा नंबर लिखा है वो होता है, सॉरी दूसरा नहीं, वो होता है एक लिखा हुआ है, तो एक दिवसीय। खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह होता है, कैसा होता है भैया, एक दिवसीय होता है। अगर यहाँ पे खाद्य श्रृंखला के स्थान पे हमारा खाद्य जाल पूछ लेता तो हमारा वहाँ पे होता है बहुदिवसीय। तो यहाँ पे खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह होता है एक दिवसीय। ठीक है, आगे हम बात करते हैं, एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पर ऊर्जा का स्थानांतरित होता है। तो देखिए भैया, जो हमने अभी बताया कि लिंडमैन जी ने बताया था कि सूर्य के प्रकाश में 1000 ऊर्जा कैलोरी हमें पृथ्वी पहुंचती है। तो जो उन्होंने बताया कि 5 स्तर तक ऊर्जा का हस्तांतरण होता है, लेकिन 10% होता है, बाकी 90% जो है ऊर्जा की हानि हो जाती है। तो उन्होंने जो बताया कि ऊर्जा जो हस्तांतरित होती है दूसरे स्तर पे वो होती है 10%। तो हमारा जो ऑप्शन यहाँ पे सही बन जाता है वो बन जाता है चौथा। तो फ्रेंड्स, ये रही मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर, जो लगभग प्रीवियस पेपर में आधे से ज़्यादा क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं, और जो इससे रिलेटेड थे, जो हमने अभी तक जो हमारे कॉन्सेप्ट को क्लियर किया है, उसमें से जितने भी सारे क्वेश्चन बन रहे थे हमने आपको कराया। तो फ्रेंड्स, जो है ये रहे जो है आज का क्वेश्चन आंसर, और हमने 42 नंबर क्वेश्चन जैसे आपसे कहा था कि टॉपिक कंप्लीट होते ही हम करा देंगे, तो हमने वो सब सारे क्वेश्चन आपको करा दिए। और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर ये क्वेश्चन आंसर आपको अगर अच्छे लगते हैं, अगर आपको समझ में आते हैं, तो आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हम आपको ये भी बताते चलें कि ये जो क्वेश्चन आंसर हमने कराए, इससे संबंधित सारे जो कॉन्सेप्ट हमने जो है प्रीवियस वीडियो में क्लियर करा चुके हैं। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखे तो आप उस वीडियो को ज़रूर देख लिए। हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में जाएँ, उसमें यूपी टेट EVS करके जो है आपको एक बटन मिलेगा, उस पर आप क्लिक करेंगे तो उसमें इस पर्यावरण से सारे कॉन्सेप्ट आपको जो है इस क्वेश्चन आंसर से संबंधित सारे जो है आपको वीडियो मिल जाएंगे। तो उस वीडियो को आप ज़रूर देख लें, नहीं तो आप नहीं देखते हैं तो आप क्वेश्चन आंसर ही देखिए, आपके लिए ज़्यादा सही है। अगर आप जो है थोड़ा सा स्टैंडर्ड लेवल के हैं तो ठीक है, अगर अभी आपके पास टाइम है, अगर आप देख लेते हैं तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि जो चीज़ें समझ से हम करते हैं वो चीज़ें कुछ टाइम तक हमें जो है याद रहती है और हम उसे भूलते नहीं हैं, नहीं तो एग्ज़ाम टाइम में क्या होता है, कन्फ्यूजन हो जाते हैं। फ्रेंड्स, ये रही आज की वीडियो। अगर आपको हमारे चैनल अच्छा लगता है, या जो है हमारे जो वीडियो हमारे क्वेश्चन आंसर कराएं वो भी अच्छे लगते हैं, तो आप हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि कोई भी वीडियो हो तो आपके पास उसका इन्फॉर्मेशन जल्दी से पहुँच जाए और आप उसका लाभ उठा सकें। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स अब हम मिलते हैं अपने अगले नेक्स्ट वीडियो में, जो अच्छे टॉपिक से रिलेटेड होगा।